देखिए, आज हम लोगों को क्या पढ़ना है? पॉलिटी में भारतीय संघीय व्यवस्था, है ना? तो क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संघीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता को लिखना है। यानी जो भारत में जो संघीय व्यवस्था है, वह संघीय व्यवस्था के मुख्य विशेषता क्या है ना? तो देखिए, भारत में जो शासन की व्यवस्था है ना, वो दो प्रकार के सरकार मिलकर चलाती है। कौन कौन? एक केंद्र सरकार और एक है राज्य सरकार, है ना? इसके पहले हम लोग कहाँ पढ़ रहे थे? शक्ति का बंटवारा, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और अपशिष्ट सूची, सब बता दिए थे कहानी टाइप करके। उसी के आगे जो है वो भारतीय संघीय व्यवस्था की जो मुख्य विशेषता है वह क्या क्या है ना? तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि संघीय जो शासन व्यवस्था के तहत जो है ना, सरकार के दो स्तर होते हैं। संघीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत सरकार के कितने स्तर होते हैं? दो स्तर होते हैं। सबसे पहला हम लोग समझेंगे कि केंद्र स्तर पर केंद्र सरकार। देखिए, दो स्तर कौन कौन है? केंद्र सरकार और राज्य सरकार। तो संघीय शासन की व्यवस्था जो है विशेषता, वह क्या है कि केंद्र स्तर पर केंद्र सरकार और राज्य स्तर पर राज्य सरकार। ऐसा नहीं है कि राज्य स्तर है और केंद्र सरकार निर्णय लेगा, नहीं, केंद्र सरकार केंद्र स्तर है तो केंद्र सरकार ही लेगा, और राज्य स्तरीय कोई बात आ रहा है तो राज्य सरकार लेगा। ये ऐसा नहीं है कि बिहार की कोई भी व्यवस्था है ना तो कह देंगे नरेंद्र मोदी की ये होना चाहिए, नहीं। यहाँ पर राज्य का वैल्यू ना है, राज्य का हम मुख्यमंत्री हैं तो हम अपना निर्णय खुद ना लेंगे। जैसे आपका एक घर है तो घर का जो मुखिया होता है वो मुखिया निर्णय लेता है कि हमारे घर में क्या होना चाहिए, कि पड़ोसी ले लेगा या गांव का मुखिया ले लेगा। आपके घर में क्या होना चाहिए, आपको चापाकल करवाना है कि नहीं करवाना है, आपका समरसेबुल करवाना है कि नहीं करवाना है, कौन लेगा? मुखिया निर्णय कि तू फलना समरसेबुल कराओ, हमारा मन करवाएंगे अन्यथा नहीं करवाएंगे। हाँ, कुछ ऐसा काम होगा जब मामला फंसता होगा तब मुखिया काम करता है। उसी तरह से राज्य सरकार में है कि राज्य स्तरीय कोई बात है तो राज्य सरकार ही निर्णय लेगा, ये ना कि केंद्र सरकार दिल्ली से निर्णय लेगा। और जो केंद्र सरकार का काम है तो ऐसा नहीं कि नीतीश बाबू कहेंगे कि हाँ ये काम हम करेंगे, ऐसा थोड़े होता है ना? राज्य स्तरीय पर राज्य सरकार, केंद्र स्तरीय पर केंद्र सरकार। ये संघीय शासन जो व्यवस्था है उसकी विशेषता है। दूसरा, दोनों प्रकार की सरकार जो है ना, एक ही नागरिकों के समूह पर शासन चलाती है। नहीं जी, एक ही नागरिक के जो समूह है ना उसी पर शासन चलाती है दोनों सरकार। कैसे? केंद्र सरकार अगर कोई निर्णय लेगी हम लोगों के हित में, जनता के हित में, और राज्य सरकार भी निर्णय लेगी तो किसके हित में? जनता के ही हित में। यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों शासन चलाती है किस पर? जनता पर ही चलाती है। और जनता कौन है? हम और आप, है ना? समझ में आ गई? आगे देखेंगे। संघ सरकार की जो शक्ति है ना अधिक प्राप्त होता है राज्य सरकार से। बताइए, नीतीश बाबू की ज्यादा शक्ति है कि नरेंद्र मोदी को? वाकई में नरेंद्र मोदी को। क्यों? क्योंकि वह केंद्र में बैठे हुए हैं। तो केंद्र सरकार का जो शक्ति होता है वो अधिक होता है। यानी केंद्र सरकार कहने का मतलब है संघ सरकार या केंद्र सरकार एक ही होता है, कल मैं बताया था, है ना? तो संघ की शक्ति जो है ना अधिक प्राप्त होता है। भारतीय संविधान में शासन के सभी विषयों को 3 सूची में बांटा गया है। शासन के जो सभी विषय हैं उसको कितने सूची में बांटा गया है? 3। कल मैंने बताया संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची में संघ जो है ना वो निर्णय लेता है, संघ सरकार द्वारा कानून बनाया जाता है। क्या काम इसको मिला हुआ था? 100 गो। गुड। राज्य सूची जो है इसमें राज्य सरकार के द्वारा कानून बनाया जाता है, इसमें कितने? 61 गो था काम। समवर्ती सूची दोनों मिलकर, यानी इसमें संघ एवं राज्य दोनों मिलकर कानून बनाती है, यानी इसमें 52 काम मिला हुआ था। फिर उसके बाद अपशिष्ट सूची में आ गया था। तो अपशिष्ट सूची में कौन कौन आता था? परमाणु और साइबर क्राइम, जो पहले नहीं था तो ये बाद में ऐड हुआ था। आगे, संकट के समय राज्य सरकार की जो सारी शक्ति है ना वो केंद्र के पास चली जाती है। संकट जब आएगा ना, आपदा उपदा हमारे देश में, तो राज्य की जितनी शक्ति है ना वो कहाँ चला जाएगा? केंद्र के पास। जैसे कोरोना काल आया है तो कोरोना काल में हमारे
पास अगर हम लोग को बिहार में कोरोना को लेकर कुछ भी अगर होता था तो देखते थे भाषण टीवी पर कौन देता था, नीतीश कुमार के नरेंद्र मोदी। नरेंद्र तो जब आपदा के समय आएगा ना तो राज्य सरकार का भी काम कौन करेगा, केंद्र सरकार ही करेगा, क्योंकि उसको पूरा देश को रिप्रेजेंट उस समय करना है। कोरोना सिर्फ बिहार में ही नहीं आया था, और बिहार में गया अगर भरपूर आपदा आ गया ना एकदम तबाही वाला, तो केंद्र सरकार ही इसको देख रेख करेगा। यानी पूरा शक्ति कहाँ चल जाएगा उस समय, केंद्र के पास चल जाएगा, राज्य सरकार को नहीं छोड़ेगा, मतलब उस पर नहीं सौंपेगा, अब सीधे केंद्र उसको देख रेख करेगा। चलो कोई दिक्कत इतना समझने में। भारतीय संघीय व्यवस्था का मुख्य विशेषता क्या क्या है लिखा जाएगा। संघीय व्यवस्था का मुख्य विशेष, देखिए सब एमवीवीआई क्वेश्चन है, एकदम लिख लो, एमवीवीआई क्वेश्चन है ना। देखिए संघीय व्यवस्था का जो विशेषता है संघीय शासन का, वो क्या है, केंद्र स्तर पर केंद्र सरकार और राज्य स्तर पर राज्य सरकार काम करेगी। दूसरा, दोनों सरकार मिलकर एक ही नागरिक के समूह पर काम करती है। तीसरा, संघ सरकार की शक्ति अधिक प्राप्त होता है। भारतीय संविधान में शासन के विषय को कितने भाग में बांटा गया, 3 भाग में, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। चौथा, आपदा के समय या संकट के समय राज्य की सारी शक्तियां किसके पास चली जाती है, केंद्र के पास। बोले कोई दिक्कत, विशेषता लिखा जाएगा आगे। संघात्मक शासन व्यवस्था के प्रमुख लक्षण कौन कौन है, ठीक है, संघात्मक शासन जो व्यवस्था है इसका प्रमुख लक्षण कौन कौन है जो भारत के लिए आवश्यक है। संघात्मक शासन की प्रमुख जो लक्षण है वो क्या क्या है जो भारत के लिए आवश्यक है। अरे बात समझ में, देखिए क्या है कि संघात्मक शासन व्यवस्था का प्रमुख लक्षण जो है ना वो क्या है, निम्नलिखित है। भारतीय शासन की प्रमुख जो लक्षण है, भारतीय देखिए संघात्मक जो शासन व्यवस्था के प्रमुख लक्षण निम्नलिखित है। पहला, देखिए हमारे पास जो है ना, हम लोग के पास लिखित संविधान, कौन सा संविधान है, लिखित, हाथ से लिखा हुआ है, मुंह से नहीं चलता है कि ये बोल दो। हमारे यहाँ लिखित संविधान है, और इतना जान लो कि दुनिया का सबसे बड़ा संविधान भारत का संविधान है। दुनिया का सबसे बड़ा संविधान हम लोगों का संविधान है ना, जो लिखित है। लिखित संविधान क्या कहता है कि लिखित संविधान जो है ना वो संघात्मक शासन व्यवस्था की प्रमुख लक्षण माना जाता है। यानी संघात्मक शासन व्यवस्था का प्रमुख लक्षण कौन है, लिखित संविधान है। इसमें केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के काम को अलग अलग बांटकर समस्या को हल किया जाता है। नहीं जी, संघात्मक शासन व्यवस्था का जो प्रमुख जो लक्षण है वो कौन है, लिखित संविधान। इसमें क्या होता है कि जो भी काम है 2 भागों में बांट दिया जाता है, यानी 2 भाई में, कौन कौन, वो केंद्र सरकार और एक राज्य सरकार में बांट दिया जाता है। विश्व का सबसे विशाल जो लिखित संविधान है ना वो किस देश का है, भारत देश का। आगे आवाज समझ में। संघात्मक शासन व्यवस्था का प्रमुख लक्षण, संघात्मक शासन व्यवस्था का प्रमुख लक्षण, पहला लिखित संविधान। लिखित संविधान में क्या होता है कि यह जो है इसमें सबसे सर्वोपरि, देखिए कहा गया है कि लिखित संविधान संघात्मक शासन व्यवस्था का प्रमुख लक्षण है। इसमें शासन प्रणाली 2 भाग में बांटा जाता है, कौन कौन, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, ये दोनों मिलकर कोई काम करती है। और सबसे बड़ा जो लिखित संविधान है ना किस देश का है, भारत। दूसरा देखिए, एक कठोर संविधान, ये लक्षण ही है संघात्मक शासन व्यवस्था का, पहला लिखित संविधान, दूसरा कठोर संविधान। कठोर संविधान का मतलब कहने का तात्पर्य है कि सरकार जो है ना अपने हित में संशोधन नहीं कर सकता। यानी नरेंद्र मोदी जी चाहेंगे कि मैं अपने हित में, मैं अपने फायदा के लिए कुछ संशोधन कर लूं तो ये नहीं हो सकता है। वो संशोधन कैसे करना पड़ेगा, जनहित के आधार पर, यानी जनता जो मांग रही है, जनता को जो चाहिए, जो जनता की भलाई हो, उसके आधार पर आप कोई संशोधन कर सकते हैं। इसमें सरकार में ऐसे आप नहीं कर सकते हैं कि हमारा पर्सनली फायदा है तो हम ये काम
कर लेंगे। ऐसे कीजिएगा तो आपको न्यायपालिका कान ऐठेगा, फिर कहेगा कि तेरे हम काहे बैठल है कि तू ऐसे कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट आपको दबाव बनाएगा, आपको जेल तक जाना पड़ेगा। देखते हो गलत करता है तो कोई जरूरी नहीं है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली का भी मुख्यमंत्री था ना, फिर भी 1 महीना 1 डेढ़ महीना जेल में रह के आया। हर बात समझ में। यानी गलत करोगे तो आप प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो या मुख्यमंत्री हो, चाहे कोई भी हो देश के नागरिक, कितना भी बड़ा से बड़ा आपको पावर मिला है, सबसे ऊपर न्यायपालिका है, न्यायपालिका आपको छोड़ेगा, है ना। अब कोई कोई न्यायपालिका के अगर खरीद लिया है तो राजा है, ये ना है ना। संघीय सरकार में न्यायपालिका ही संविधान का संरक्षक होता है। देखिए संविधान का संरक्षक कौन होता है? न्यायपालिका। संरक्षक मतलब संविधान का देख रेख करने वाला। अगर ये न्यायपालिका ना होता तो सब नेता सब संविधान के उलट फिलट कर देता, माए बाप सब कर देता है। नहीं हई लिखा गेलो है, रुक रुक रुक, ये हमी के घाटा हो इस चीज में। अब यहाँ बदल, ये अनुसूची के बदल के ये लिखो, ऐसे नहीं लिखिएगा। आपको न्यायपालिका अगर आपको इजाजत देता है, अगर आप जनता के हित में ये चीज है तो बदलाव हो सकता है, अन्यथा बदलाव नहीं होगा। तथा केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा गलत काम करने पर रोक लगाती है। कौन रोक लगाता है? न्यायपालिका। यानी स्वतंत्र, अरे हम लोग ये ना पढ़ रहे थे, यहाँ पर चलाए थे कठोर संविधान, ये बता दिए। अच्छा बता दिए थे। स्वतंत्र न्यायपालिका यानी दोनों अगर गलत काम करेगा केंद्र और राज्य तो कठोर से कठोर सजा कहो या उसको रोकने का काम कौन करता है? न्यायपालिका। जो न्यायपालिका देखिए नामे लिखा हुआ है, न्याय स्वतंत्र न्यायपालिका, यानी न्यायपालिका स्वतंत्र है, किसी के वो अधीन में नहीं है। अगर आप गलत करोगे तो आपको सजा मिलेगा, कोई दिक्कत। अब देखो शक्ति का ऊर्ध्वाधर बंटवारा। शक्ति का बंटवारा दो तरह से, एकरा पहले शक्ति का बंटवारा बताए थे संघ सरकार, राज्य सरकार और संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, अपशिष्ट सूची। लेकिन यहाँ पर ऊर्ध्वाधर बंटवारा, ऊर्ध्वाधर मतलब क्या होता है, मिस्टर है क्या? देखिए ऊर्ध्वाधर का मतलब जो होता है, सबसे ऊपर कौन? ऊर्ध्वाधर मतलब खड़ा, ऐसे खड़ा होना, सब मतलब नीचे से ऊपर 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 ऐसे, ये ऊर्ध्वाधर होता है। और क्षैतिज कहते हैं ऐसे, है ना। और जब लंबवत खड़ा होगा उसको हम कहते हैं ऊर्ध्वाधर। और क्षैतिज इस प्रकार का हो गया और ऊर्ध्वाधर इस प्रकार का हो गया। तो देखिए ऊर्ध्वाधर का मतलब सबसे ऊपर कौन है? प्रधान, उसके नीचे कौन है? मुख्य, उसके नीचे कौन है? सांसद, और उसके नीचे कौन है? विधायक। अब बताइए इसमें जो शक्ति का बंटवारा हो रहा है ऊर्ध्वाधर है कि नहीं है? सबसे ऊपर प्रधानमंत्री, पीएम, उससे नीचे सीएम, मुख्यमंत्री, उससे नीचे एमपी, उससे नीचे एमएलए। यानी सबसे ऊपर प्रधानमंत्री, उसके नीचे मुख्यमंत्री, उसके नीचे सांसद, उसके नीचे विधायक। इस तरह से शक्ति का ऊर्ध्वाधर बंटवारा होता है, इसी को कहते हैं ऊर्ध्वाधर बंटवारा। तो देखिए शक्ति का ऊर्ध्वाधर बंटवारा तीन प्रकार के, एक विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका मतलब कानून बनाने वाला, विधायिका मतलब कानून बनाने वाला, नेता विधायक सब ये कानून को क्या करता है? बनाता है। कार्यपालिका यानी कानून को लागू करवाना, करवाने वाला या करने वाला, कुछ काम करता है, जैसे बैंक में काम कर रहा हो कार्यपालिका हो गया, या इसको काम करवा रहा है कार्यपालिका हो गया, है ना। तो कानून एक बनाने वाला वो क्या हो गया? विधायिका। कानून को लागू करवाने वाले को क्या कहते हैं? कार्यपालिका। और न्याय करने का काम जो करता है वो न्यायपालिका है, कि दोनों अगर गलत काम करेगा तो ही रोक लगाएगा, इसी को कहते हैं न्यायपालिका। जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सब कौन है? न्यायपालिका है। बोलो कोई दिक्कत है? आज का क्लियर है? चलो
चलिए, इसके पहले हम कहाँ थे? शक्ति का बंटवारा ना, ऊर्ध्वाधर शक्ति का बंटवारा, ठीक है। तो उसके बाद देखिए, आज का जो टॉपिक है, ये पूरा आज जितना है ना, इससे क्वेश्चन नहीं बल्कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा। इससे सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे ही नहीं जाएंगे। ये जितने हैं सबसे क्या पूछे जाएगा? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। हाँ, लगभग 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनने वाला है इसमें, 20-25 जो भी बने। ठीक है, क्या हुआ था कि जब हमारा देश गुलाम था, तो उस समय अंग्रेज क्या किया था कि भारत के सभी क्षेत्रों में फूट डाल दिया था। अंग्रेज अपना राजा बना दिया था कि वो क्षेत्र में वो राजा बनेगा, और उस राजा पर अंग्रेज का कब्जा होता था, और राजा दबदबा बनाए हुए रहता था किस पर? जनता पर। तो उसी तरह से जब देश आजाद हुआ, तो समस्या दो खड़ा हो गई हमारे देश में। सबसे पहले, जो अलग अलग जो लोग हैं जनता, उसको एक करना, एकीकृत करना। दूसरा समस्या ये बन गई कि भाषा क्या दिया जाए। कुछ तमिल बोलते हैं, जैसे देश का राष्ट्रीय भाषा बनाने की बात आई तो समस्या खड़ी हो गई। अंग्रेजी बोलने वाला कहने लगा अंग्रेजी को बना दो, तमिल बोलने वाला कहने लगा तमिल को बना दो, हिंदी वाला बोलने लगा हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाओ, उर्दू वाला बोल रहा है उर्दू को बना दो, बंगाल का बोल रहा है बंगाली बना दो, महाराष्ट्र का बोल रहा है मराठी बना दो। और भाई कौन सा भाषा को राष्ट्रभाषा बनाया जाए? सबसे बड़ा चुनौती ये खड़ा हुआ। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जब देश आजाद हुआ, तो सभी राजा अपना अपना जगह पर राज कर रहे थे। अब सबको एक में मिलाने की समस्या खड़ा हुई। ठीक है, कहता क्या है कि भारत के आजादी के समय कितना राजवंशी का शासन था? 563। यानी पूरे भारत में 563 राजा हुआ करते थे जब देश आजाद नहीं था। जिस समय देश गुलाम था और आजादी जब मिला, उस समय कितना राजा था? 563 गो राजवंशियों का शासन था। इसे एकीकरण करने का काम, अब इसको एक करने का काम। एकीकरण मतलब एक करना। सब राजा क्या है? अलग है, अलग है ना? इस छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। चमक रहा है। ठीक है, सभी राजा क्या थे? अलग अलग थे। अब उन्हें एक करने का सबको क्या मिला? अब एकीकरण करने का काम जो है ना, वो भारत के सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी इन्हें कहा जाता है भारत का बिस्मार्क। याद रखिएगा, एक बिस्मार्क था, कहाँ का? बिस्मार्क कहाँ का था? जर्मनी का था। एक बिस्मार्क था जर्मनी का, और भारत का बिस्मार्क कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। जर्मनी का वो एकीकरण कर रहा था ना, तो इसलिए वहां का बिस्मार्क था। और भारत में एकीकरण कौन कर रहे थे? सरदार वल्लभ। अब पूछ देगा ये क्वेश्चन, आ सकता आएगा नहीं, लेकिन अगर कोई पूछ दे कि बताइए तो भारत का बिस्मार्क, जो बिस्मार्क सॉरी भारत का बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्यों कहा जाता है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब देश आजाद हुआ था तो हमारे देश में 563 राजवंशियों का शासन था। उन्हें एकीकृत करने का काम किनको मिला था? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तथा बीपी मेनन, इनका पूरा नाम है बहादुर वापल्ला पंगुत्री मेनन, ने किया। आप समझिएगा, बीपी मेनन सिर्फ याद रखिएगा। बीपी मेनन और सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या काम मिला? एकीकृत करने का। देखिए, उस समय क्या था कि लगभग सब राजा एक हो गए थे, लेकिन तीन गो राजा तीन को मान ही नहीं रहा था सब। तीन राजा नहीं मारा, हम अलग नहीं होंगे, हम एक में नहीं होंगे, हम जैसे है वैसे ठीक रहे। कुछ करा था हम पाकिस्तान में चले जाएंगे। जैसे सबसे पहले आ जाओ हैदराबाद पर। तो जब एकीकृत करने का काम विश्व में इनको मिला, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल गए राजा के पास, हैदराबाद के राजा के पास, कहे कि देश तो आजाद हो गया, अब हमारा देश भारत सिर्फ एक है, कोई बांटने वाला जो था वो तो चला गया, अब हम लोग एक हो जाए, क्योंकि हम यहाँ राजतंत्र को नहीं देखना चाहते हैं, बल्कि हम यहाँ लोकतंत्र स्थापित करना चाहते हैं।
और लोकतंत्र है भाई तो राजतंत्र का तो कोई राजा का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि हमारे देश लोकतंत्र है। हैदराबाद बोला कि हम नहीं मानते, हम नहीं मिलेंगे। वल्लभ भाई पटेल कहे कि तो एकदम पक्का फाइनल है, डिसीजन है एकदम आपका कि नहीं मिलिएगा, लेकिन नहीं, लेकिन ठीक है। वल्लभ भाई पटेल आए, आप पूरा कहा कि ये कि हैदराबाद को छेकवा लिए, टैंक से घेरवा दिए, टैंक चारों तरफ टैंक बिछा दिए, और हैदराबाद को, ये राजा को मैसेज करवा दिए कि भेज दो, नहीं नहीं एक होगा तो उड़ा देंगे पूरा हैदराबाद, खत्म, फिर हम बना लेंगे हैदराबाद, उड़ा देंगे, है ना। राजा डर से भाग गया, कि जो हैदराबाद का जो राजा था वो डर से भाग गया, टैंक से उड़ाना कुछ, डर से पहले ही भाग गया, है ना। तो ऑपरेशन पोलो उसका नाम दिया गया, जो टैंक से उड़ाने की बात हुई थी उसको कौन सा नाम दिया गया, ऑपरेशन पोलो। इसके तहत इसका एकीकरण हुआ। चलो एगो राज्य तो मिल गया, जो 3 को नहीं माना था एगो मिल गया। चलो जूनागढ़ में गए, जूनागढ़ के राजा कह रहा था कि हम भारत में नहीं मिलेंगे, हम पाकिस्तान में मिलेंगे। वल्लभ भाई पटेल कहते थे एकरा भाई टैंक से न उड़ावल जाएगा, ये तो आखिर के मिल ही ला कह रहा है, लेकिन ये कह रहा है कि हम पाकिस्तान से मिलेंगे, हम भारत से नहीं मिलेंगे। और सबसे ज्यादा हिंदू था जूनागढ़ में, लेकिन फिर भी बोल रहा था कि हम कहाँ से मिलेंगे, पाकिस्तान से। वल्लभ भाई पटेल कहे कि आपको कहने से नहीं ना होगा कि हम पाकिस्तान से मिलेंगे, आपकी जनता क्या चाहती है, ये तो राय तो जानिए। तो जनमत हुआ, यानी जनता की राय देखा गया, वोटिंग हुआ, तो सबसे ज्यादा लोग मिलने वाले आए भारत में। जनता का मन था कि हम कहाँ मिले, तब कहा गया कि अब मिलिएगा कि तोरो पर ऑपरेशन पोलो हम चलाए, हैं, मिलना है, जनता की राय है। जूनागढ़ भी क्या हुआ, भारत में मिल गया। उसके बाद ये जम्मू कश्मीर, राजा हरि सिंह थे, राजा हरि सिंह भी नहीं कह रहे थे कि हम भारत में नहीं मिलेंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल बोले कि देखे है ना केकरा ओकरा हैदराबाद का क्या हाल हुआ था, हैं। तो ये भी डर से पाकिस्तान राजा हरि सिंह चले गए, और जम्मू कश्मीर भी भारत का अंग हो गया, यानी मिल गया। कुछ इस तरह से समस्या हमारे देश में उस समय आए थे। तो 3 राज्य जो था वो मिलना नहीं चाह रहा था, वो चाह रहा था कि हम अलग ही अपना एक देश बना ले, ना ये राजतंत्र कोई मिलेगा जी। अब बताओ, ये मान लेते हैं कि हरि सिंह राजा थे जम्मू कश्मीर के, मिलने की बात की जाए तो राजा से तो ये पद से हट जाएंगे, अरे पद से हटेंगे तब तो लोकतंत्र स्थापित होगा। तो कोई चाहेगा कि हम अपना पद छोड़ दे, कोई मुखिया बनने ला कहेगा, कोई आके आराम से कहेगा सीधा बउआ तू कल से मुखिया तू न रह, मानेगा जी। तेजस्वी यादव को कह देगा कि एक काम कीजिए ना आप चुनाव न लड़िए, वो मानेगा नहीं ना। तो उसी तरह से हरि सिंह भी मानने वाला कहाँ था, अब डर से बेचारा को मानना पड़ गया, छोड़ दिया देश। देखिए वर्तमान में उस समय की बात है, वर्तमान में उस समय की बात है कि 28 राज्य और केंद्र शासित राज्य के, उस समय ना अभी अभी का बात है, वर्तमान में 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के गो है 8 गो, बढ़ गया है, एक तेलंगाना हो गया है, ठीक है। ये 2014 के पहले की डाटा है, आज 29 गो राज्य हो गया, ये 2014 के पहले की डाटा। 2014 में तेलंगाना आंध्र प्रदेश से क्या हुआ, अलग हुआ, आंध्र प्रदेश का बंटवारा हुआ तो राज्य बना कौन, तेलंगाना। देखिए भाषाई आधार पर 1953 में पहला आंध्र प्रदेश बना। देखिए ध्यान दीजिएगा, पूछता है एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत आता है कि भाषा के आधार पर सबसे पहला राज्य कौन बना, आंध्र प्रदेश। क्या बोलेंगे, आंध्र प्रदेश। कब, 1953 में। अगला पॉइंट है 1956 में, 53 के बाद क्या आता है 56, लाइने से याद करना नहीं याद हो जाएगा। 1953 में क्या हुआ, आंध्र प्रदेश राज्य बना, पहला राज्य भाषा के आधार पर। उसके बाद 1956 में फजल अली आयोग का स्थापना हुआ, जिसके तहत भाषाई आधार पर राज्य का गठन हुआ। अब भाषा के आधार पर राज्य का गठन कब हुआ, 1956 में। 1956 में पहला राज्य भाषा के आधार पर कौन बना, आंध्र प्रदेश। कब बना, 1953 में। उसके बाद 53 हो गया खत्म, 56 हो गया, अब 60 में कुछ हुआ, क्या हुआ देखो। 1960 में बंबई को 2 भाग में बांट दिया गया, बात समझिए। 1953 में आंध्र प्रदेश भारत का भाषा के आधार पर राज्य बना। 1956 में भाषाई आधार पर उसका राज्य का गठन हुआ। 1960 में बंबई 2 भाग में बटा, गुजरात और महाराष्ट्र। महाराष्ट्र आज राज्य है,
जो बम्बई पहले कहा, उसका नाम था पहले बम्बई, क्या नाम था? बम्बई। यही अपने आप में राज्य था जी। बम्बई को दो भाग में बांटा गया, कौन कौन? महाराष्ट्र और गुजरात। उसके बाद 1963 तुरंत है, ये 60 के बाद क्या है? 63 नागालैंड की स्थापना हुआ। कौन सा? नागालैंड। नागा लोगों का स्थापना हुआ, यानी नागालैंड की स्थापना 1963 में। अगला है 63 के बाद 66 चले जाइए, पंजाब हरियाणा से अलग हो गया। 1966 में पंजाब किससे अलग हुआ? हरियाणा से, यानी दो राज्य बन गए। मद्रास को तोड़कर तमिलनाडु की स्थापना किया गया 1979 में। देखिए, मद्रास को तोड़ दिया गया और मद्रास को तोड़कर तमिलनाडु की स्थापना हुई कब? 1979 में, है ना। सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सिर्फ ऑब्जेक्टिव है। सिर्फ क्या है? गठन, राज्यों का गठन। किस राज्य का गठन कब हुआ? हिमाचल प्रदेश की स्थापना कब हुई? 1971। देखिए, हिमाचल प्रदेश की स्थापना कब हुआ था? 1971 में। त्रिपुरा, मेघालय और मणिपुर की स्थापना हुआ 1972। याद रखिएगा, 3 राज्य की बात है, त्रिपुरा, मेघालय और मणिपुर। त्रिपुरा, मेघालय और मणिपुर की स्थापना कब हुआ? 1972। मैसूर, जिसका नाम पहले मैसूर नाम था, आज नाम इसका क्या हो गया? कर्नाटक। तो मैसूर का गठन कब हुआ? 1973। देखिए, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर की स्थापना 1972 में और मैसूर का गठन हुआ 1973 में। सिक्किम राज्य का गठन हुआ 1975। कब सिक्किम राज्य का गठन कब हुआ? 1975 में। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और गोवा 1987 में गठन हुआ। 25वां राज्य जो गोवा है ना, वो उस समय भारत का 25वां राज्य बन गया था। यानी 25वां राज्य कौन है? गोवा, जो 1961 को पुर्तगाल को ऑपरेशन विजय के तहत गोवा से बाहर किया गया। देखिए, क्या हुआ कि पुर्तगाल उस समय गोवा में मिला हुआ था। तो 25वां राज्य का जब गठन हुआ और 25वां राज्य गोवा बना, तो 1961 में एक ऑपरेशन चलाया गया जिसका नाम दिया गया ऑपरेशन विजय। और उस समय में गोवा से निकाल कर पुर्तगाल को बाहर फेंक दिया गया। अब कहा बाहर? हाथ से उठा के फेंका गया, बाहर निकाल दिया गया। ठीक है। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, यह हमारी बात है। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, सॉरी, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड 28वां राज्य बना। 2000 ईस्वी में उसको कहाँ किया गया? अलग अलग किया गया। यानी छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड एक में था, 2000 ईस्वी में अलग हुआ। और बिहार से झारखंड कब हुआ? अलग हुआ 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। याद रखिएगा, बिहार से झारखंड कब अलग हुआ? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। और 29वां राज्य कौन बना जी? तेलंगाना। तेलंगाना केकरा से अलग हुआ था? आंध्र प्रदेश से। तेलंगाना किससे अलग हुआ था? आंध्र प्रदेश से। कोई दिक्कत है? आज 29वां राज्य कौन है? तेलंगाना। यानी अगर बात की जाए तो भारत में कुल कितने राज्य हैं? 29। बोलो, कोई दिक्कत है? समझ आया जी? ध्यान दो, आज हम लोग एक नया टॉपिक पर बात करेंगे जिसका नाम है सत्ता का विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण का मतलब क्या होता है? सत्ता का बंटवारा करना। विकेंद्रीकरण का मतलब क्या हुआ? सत्ता का बंटवारा करना। तो हमारे देश में जो सत्ता बंटवारा है, जो कामों का बंटवारा है, 2 भाग में किया गया था कि 3 भाग में हुआ है। 3 भाग में, एक केंद्र सरकार, एक राज्य सरकार और एक स्थानीय सरकार में काम को बांटा गया। केंद्र का काम था जो केंद्र करेगा, राज्य सरकार का जो काम था राज्य सरकार करेगा, और कुछ ऐसे काम है जो स्थानीय सरकार को भी दिया जाता है। यही जो बंटवारा है ना, यही इसी को कहेंगे हम सत्ता का विकेंद्रीकरण। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि सत्ता के विकेंद्रीकरण से आप क्या समझते हैं? एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि सत्ता के विकेंद्रीकरण से, यानी सत्ता के बंटवारा से आप क्या समझते हैं? ठीक है, आई बात समझ में? सत्ता के बंटवारा से आप क्या समझते हैं? तो देखिए, जब केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार अपनी शक्तियों को स्थानीय सरकार को प्रदान कर देता है, यानी केंद्र सरकार की कुछ शक्तियां और कुछ शक्तियां राज्य सरकार को, वो किसको दे देता है? स्थानीय सरकार को दे देता है, जिसे हम कहते हैं सत्ता का विकेंद्रीकरण। यानी जब केंद्र सरकार
और राज्य सरकार अपनी शक्तियों का कुछ भाग स्थानीय सरकार को दे देता है, उसी को हम कहते हैं सत्ता का विकेंद्रीकरण। बोले कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? आगे देखिए, सत्ता का विकेंद्रीकरण जो है ना अति आवश्यक है, जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि विभिन्न समस्याओं का निपटारा स्थानीय स्तर पर अच्छे ढंग से किया जा सकता है। सुनिए, सत्ता का विकेंद्रीकरण अति आवश्यक है। क्यों अति आवश्यक है? कि कोई भी काम जो है ना एकदम छोटे से छोटे स्तर का काम स्थानीय सरकार कर सकती है। अच्छा ये बताओ चला, थोड़ा जातीय आवासीय बनाना है तो क्या डायरेक्ट मोदी जी के पास जाओगे? आप अपना स्थानीय सरकार के पास जाओगे, यानी ब्लॉक में जाओगे, बीडीओ साहब के पास जाओगे। आ रहा बात समझ में? तो उसके बाद तुमको अगर छोटा सा भी छोटे को साइन करवाना है कोई चीज पर, तो मुखिया के पास जाओगे। ऐसा थोड़े कि चलते मोदी जी से साइन करवा लेते हैं। तो स्थानीय सरकार इसलिए भी जरूरी हो जाता है, अति आवश्यक हो जाता है सत्ता का विकेंद्रीकरण, क्योंकि विभिन्न जो समस्या का निपटारा है ना वो स्थानीय स्तर पर अच्छे ढंग से किया जा सकता है। बोले कोई दिक्कत? सत्ता का विकेंद्रीकरण का मतलब होता है कि जब केंद्र सरकार और राज्य सरकार अपनी शक्ति या किसको दे देता है, स्थानीय सरकार को दे देता है, ये सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है। सत्ता का विकेंद्रीकरण इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि छोटे से छोटे काम जो है ना स्थानीय सरकार अच्छे ढंग से उसको कर सकता है। बोले कोई दिक्कत है? अब आता है स्थानीय शासन। तो स्थानीय जो शासन है कुछ इस प्रकार के है कि गांवों में पंचायती राज और नगर पालिका दो भाग, स्थानीय शासन जो है ना दो भाग में बटा हुआ है, एक नगर निगम में और एक गांव में पंचायती राज। जैसे पंचायती राज मतलब देहात वगैरह हो गया ना, वहाँ पंचायती राज है, और जहाँ पर शहर ये सब हो गया वहां पर क्या है, नगर पालिका, नगर निगम है। होता है कि नहीं जी? तो देखो मान लेते हैं कोई कोई गाँव सुनने में है कि गाँव नगर निगम हो गए, यानी कुछ शहर में घोषित वो हो गया है ना। अब चलिए थोड़ा सा हम इस डाटा पर थोड़ा देख लेते हैं, इसमें क्या है कि भारतीय संघीय व्यवस्था को कैसे बांटा गया। भारतीय संघीय व्यवस्था कहने का मतलब संविधान, क्या संविधान। हमने बताया था ना संविधान बाप है, उसका दो बेटा था केंद्र और राज्य। केंद्र को कुछ बांटा गया और कुछ काम राज्य को बांटा गया। उसी तरह से संविधान के दो बेटा, एक केंद्रीय सरकार और एक प्रांतीय सरकार। केंद्रीय सरकार और एक प्रांतीय, प्रांतीय मतलब राज्य सरकार, प्रांत मतलब क्या होता है, राज्य सरकार। ये दो भाग में बट गया है ना। संघीय व्यवस्था कितने भागों में बटा, दो भाग में। एक भाग इसी में से निकला, ये दोनों जो है ना कुछ काम दे दिया किसको, स्थानीय सरकार को, उसी को तो कहते हैं सत्ता का विकेंद्रीकरण। तो कुछ स्थानीय स्वशासन को दिया है, यानी स्थानीय सरकार को दे दिया। स्थानीय सरकार भी दो भाग में बट गया, एक ग्रामीण निकाय में बटा और एक नगर यानी शहर निकाय में बटा। अरे जब केंद्र सरकार और राज्य सरकार कुछ काम स्थानीय सरकार को दे दिया, उसी को कहते हैं सत्ता का विकेंद्रीकरण। और सत्ता का विकेंद्रीकरण हुआ तो जो स्थानीय सरकार को कुछ काम मिला, वो स्थानीय सरकार दो भाग में बटा हुआ था, कुछ शहरों में और कुछ गांवों में। तो शहर में जो दिया गया उसका नाम दिया गया नगर निकाय। क्या दिया गया, नगर निकाय। तो नगर निकाय में क्या आ जाता है, सबसे ऊपर पद होता है नगर निगम, उसके बाद नगर पालिका, फिर उसके बाद नगर पंचायत। नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, याद रखिएगा। नगर निगम, नगर निकाय में क्या होता है, नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत। नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत। नगर मतलब क्या होता है, शहर। अब ग्रामीण निकाय में क्या होता है, जिला पंचायत होता है, दूसरा जनपद पंचायत और तीसरा ग्राम पंचायत। यानी जिला पंचायत जिला स्तरीय, जनपद पंचायत ब्लॉक स्तरीय, और उसके बाद ग्राम पंचायत यानी गांव स्तरीय, पंचायत स्तरीय, है ना। आपके गांव का पंचायत होता है ना कि हम इस पंचायत में है, इतने गांव है, उस वो हो गया ग्राम पंचायत। अरे बात समझ में? यानी संघीय भारतीय संघीय व्यवस्था दो भाग में बटा, केंद्रीय सरकार और प्रांतीय सरकार। ये दोनों मिलकर एक सत्ता का विकेंद्रीकरण किया, जिसको दिया स्थानीय सरकार का नाम। स्थानीय सरकार दो भाग में बट गया, नगर निगम और नगर निकाय और ग्रामीण निकाय। नगर निकाय जो है ना तीन भाग में बटा। नगर निकाय का तीन स्तरीय है, कौन कौन, नगर निगम,
नगर पालिका और नगर पंचायत। ग्राम निकाय का 3 स्तरीय है, जिला पंचायत, जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत। बोलिए इतना कोई दिक्कत है इधर का? नहीं ना। चलिए आगे देखते हैं। देखो अगला क्या है, पंचायती राज का त्रिस्तरीय प्रणाली क्या होता है। देखिए त्रिस्तरीय प्रणाली का मतलब क्या होता है कि जो सत्ता का विकेंद्रीकरण हुआ था, स्थानीय सरकार को जब सत्ता मिली थी तो उसको 3 भागों में बांटा गया था। एक जिला स्तर पर बांटा गया था, एक प्रखंड स्तर पर बांटा गया और एक ग्राम स्तर पर बांटा गया। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं पंचायती राज का त्रिस्तरीय प्रणाली ये क्या है। देखिए पंचायती राज यहाँ पर कहा हुआ है, पंचायती राज, पंचायत मतलब गांव का, अरे पंचायत एक गांव का होता है। तो पंचायती राज का त्रिस्तरीय प्रणाली, पंचायती राज कितने स्तर में बांटा गया था? 3 स्तर में। पंचायती राज कितने स्तर में बांटा गया था? 3 स्तर में। जिला पंचायत, जनपद पंचायत और एक जनपद मतलब प्रखंड होता है और एक ग्राम पंचायत। तो उसी तरह से इसका त्रिस्तरीय प्रणाली क्या है, पंचायती राज का त्रिस्तरीय प्रणाली जो है ना, वह बलवंत राय मेहता समिति के तहत हुआ था। बलवंत राय ना होता है, राज नहीं, बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राज मेहता नहीं, राज नहीं राय, बलवंत राय मेहता की सिफारिश पर किया गया था। ये बलवंत राय मेहता पता है कौन थे? ये गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री थे बलवंत राय। तो उन्हीं के सिफारिश पर यह समिति का गठन किया गया था। बलवंत राय मेहता के सिफारिश पर पंचायती राज त्रिस्तरीय प्रणाली लागू किया गया। पंचायती राज का सर्वप्रथम राजस्थान के नागौर जिला में, सर्वप्रथम कहाँ लागू किया था? राजस्थान के नागौर जिला में 2 अक्टूबर 1959 को लागू हुआ। आपसे पूछेगा पंचायती राज सबसे पहले कहाँ लागू हुआ? नागौर जिला में। वो भी कहाँ है नागौर जिला? राजस्थान के। 2 अक्टूबर 1959 में पूछ देगा पंचायती राज का त्रिस्तरीय प्रणाली कब लागू हुआ? 2 अक्टूबर 1959 के राजस्थान के नागौर जिला में। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे 1959 में? जवाहरलाल नेहरू थे। 73वां संविधान संशोधन के द्वारा 24 अप्रैल 1993 में पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता दे दिया गया। देखिए 1959 में पंचायती राज लागू हुआ बलवंत राय मेहता के सिफारिश पर। नागौर जिला में सबसे पहले लागू किया गया। कहाँ? राजस्थान के नागौर जिला में। कि बोले कौन थे इसको लागू करने के लिए? बलवंत राय मेहता। ये जब लागू हुआ उस समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। लेकिन इसको लागू तो बहुत पहले हुआ 1959 में, लेकिन इसको मान्यता दिया गया संविधान में, इसको संवैधानिक रूप से इसको मान्यता दे दिया गया 24 अप्रैल 1993 को। एकदम कि ये जो सिफारिश हुआ था, ये जो पंचायती राज का त्रिस्तरीय प्रणाली लागू हुआ, इसको पूर्ण रूप से मान्यता मिला संविधान के अनुसार 24 अप्रैल 1993 में। अब त्रिस्तर क्या है? पंचायती राज का त्रिस्तर क्या है? तो त्रिस्तर है जिला स्तर पर। तो जिला स्तर पर कौन होता है? जिला परिषद। जिला परिषद का चुनाव होता है ना, तो ये त्रिस्तर पर कौन होता है? जिला परिषद। प्रखंड स्तर पर कौन होता है? पंचायत समिति। और ग्राम स्तर पर होता है मुखिया और। बोलो कोई दिक्कत? सबको जानते हो ना जी। चलिए आगे देखिए, नगर पालिका इस शहर स्तर पर क्या होता है? नगर पालिका में शहर स्तर पर 2 महापौर होता है। ये छोटे स्तर पर होता है। जहाँ छोटा शहर है ना, वहां पर महापौर का चुनाव होता है। किसका होता है? महापौर। और जहाँ बड़ा शहर है वहां पर मेयर का चुनाव होता है। जैसे पटना में मेयर का चुनाव होता है। अगर नौबतपुर में चुनाव होगा तो महापौर का चुनाव होगा, और पटना में चुनाव होगा तो मेयर का होगा। बोलो कोई दिक्कत है? आगे देखो, नगर निगम सर्वप्रथम कहाँ लागू हुआ था? चेन्नई में। ये सबसे पहले जो लागू हुआ ना वो चेन्नई में हुआ था। कानूनी मान्यता नगर पालिका को 74वां संविधान संशोधन के द्वारा लागू किया गया। यानी कानूनी मान्यता नगर पालिका को कब दिया गया? केवां संविधान संशोधन में? 74वां संविधान संशोधन में, है ना। इसको आपको याद करना है ना।
अब यहाँ पर तो बहुत चीज समझ गए, कुछ तो ऐसा कंफ्यूजन नहीं होगा कि सर इसका मतलब क्या होता है तो बोलो। अब इसको क्या करेंगे कि 1 से 2 बार घर पर पढ़ लेंगे बढ़िया से, एकदम थोड़ा सा याद करने टाइप का, तो आपको पूर्ण रूप से ये याद हो जाएगा, है ना। याद तो करना पड़ेगा, आप अभी समझ लिए हो ना, तो इतना आप मत सोच लो कि इसको हम समझ लिए हैं तो ये मेरा माइंड में चल जाएगा, नहीं, बहुत सारे ऐसे फैक्ट होते हैं जिसको याद करना पड़ता है। आप ये तो समझ सकते हैं, इतना चीज समझ गए होंगे कि जब संविधान जब अथी हुआ, तो 2 भागों में बांटा गया उसको, संविधान के 2 बेटा, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। केंद्र सरकार राज्य सरकार ने सत्ता का कुछ बंटवारा किया, जिसका हम नाम दिए सत्ता का विकेंद्रीकरण। सत्ता का जो स्थानीय स्वशासन हुआ, स्थानीय स्वशासन 2 भाग में बटा, एक नगर निकाय और ग्राम प्रांतीय ग्राम निकाय। तो नगर निकाय में भी हम जानते हैं कि 3 भाग में बटा, नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत। और उसके बाद ग्रामीण निकाय, ये सब आप याद कर सकते हो, लेकिन कुछ कुछ चीज है, जैसे ये भी आपको याद हो गया होगा कि पंचायती राज का त्रिस्तरीय प्रणाली है ना, वो बलवंत राय मेहता के सिफारिश पर किया गया था। कब किया गया था? 2 अक्टूबर 1959 को। उस समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ऐसे ऐसे आप याद कर सकते हैं, बोले कोई दिक्कत, याद हो जाएगा ना। चलिए ठीक है, करे दो, अपने से हो जाएगा ना हो।